नमस्कार दोस्तों। यह एन सी ई आर टी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। हिस्ट्री की नई वाली ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। आरंभिक नगर। और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी तक की एग्ज़ाम हो। ठीक है ना। और जो फैक्ट आएंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर, ठीक है ना भाई। आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल, ये जसपाल है, ये हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, कुछ लोग इस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, है ना। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। जसपाल और हरप्रीत। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पर स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि कहाँ है भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है ये, कि हड़प्पा पर स्थल कहाँ है। सिंधु में, बस सिंध में, या फिर आधुनिक पाकिस्तान में, भारत में, राजस्थान में, या पंजाब में। इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पर स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पर स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। लगभग 80 साल पहले, ठीक है, यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। एक मिनट, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, किसकी? हड़प्पा की। इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। पूछ सकता है वो, बताइए हड़प्पा के जो नगर हैं, यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर है, उनका निर्माण कब हुआ था? आज से 4500 साल पहले, 4300 साल पहले, 4700 साल पहले, या फिर 2700 साल पहले? 4700 साल पहले हुआ था। 80 साल पहले। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी?
इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय यहाँ से क्वेश्चन आता है बार 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 बार। आई बात समझ में? इन नगरों में से कई को दो या इससे ज़्यादा, इन नगरों की विशेषता क्या थी? दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, है ना भाई? हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, पहले देख ले, है ना? ये है, ये है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, अनोखी, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मोहरे, मटके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे फ्लैट आदि। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु नदी, राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा। यहाँ है भाई हड़प्पा, रावी नदी के जस्ट नीचे है हड़प्पा। राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो काफ़ी दूर है, जैसे कि अपना भारत देश यहाँ मान ले, है ना? हाँ, मोहनजोदड़ो। सुतका को है, चन्नू दड़ो, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये सभी इम्पोर्टेंट है। लोथल गुजरात पे है। फिर ऊपर चलते हैं तो सुरकोतदा, सुरकोतदा के ऊपर धोलावीरा, सुतका को है, सुतका को है, चन्नू दड़ो, पूछ सकता है वो। निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए शहरों को। ये तो याद है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, है ना? सबसे ऊपर ही ऊपर है हड़प्पा, और हड़प्पा भी मिला था सबसे पहले, इस वजह से जो भी मिले थे बाद में उन सबका इसके ही नाम पे रख दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल। राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, गवेरीवाला, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, सुतका को है, चन्नू दड़ो, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, लोथल, सुरकोतदा, धोलावीरा। सुरकोतदा अलग है ना? सुतका को है अलग है, ये पाकिस्तान में है। सुतका को है मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और सुरकोतदा, सुरकोतदा। सुतका को है, सुरकोतदा अलग अलग है, लोथल, सुरकोतदा, धोलावीरा। फिर चन्नू दड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्नू दैड़ो, मोहनजोदड़ो, है ना? लेकिन पहले ये है, इसके बाद में मोहनजोदड़ो है। और ये तो अलग ही गया, सुतका को है, ठीक। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। राखीगढ़ी इधर है, कालीबंगा इधर है। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है भाई, देख। प्राय पश्चिमी भाग जैसे कि ये है, जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही है। अच्छा, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इसको याद करने का जुगाड़ अपन ने कैसे किया है? बड़ा नाम है मोहनजोदड़ो, तो ये भी बड़ा नाम है, स्नानागार, ग्रेट बात।
इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई, चारकोल की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी से कुएं निकालना। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो निकालते किससे थे भाई? उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है ना, कालीबंगा का तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि भाई अग्निकुंड लोथल में मिले हैं। लोथल में गोदी बाड़ा है, बंदरगाह है, ये तो पता है। अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा में भी है, लोथल में भी है। क्या अग्निकुंड है? कालीबंगा का तो याद है, लोथल का नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। हड़प्पा की कहानी। पुराने भवन का संरक्षण। आगे चलते हैं। ये है भाई महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। ये देखिए उतरने की चिट्ठी है। सीढ़ी तालाब वगैरह में भी होती है, लेकिन शायद ये पत्थर की नहीं है, ईंट की है शायद ये। और इधर भी चिट्ठी है ये है ना, ऐसा इधर ही ऐसा है, लेकिन इधर साइड से फोटो लिया है इसका, इस वजह से पूरा आ रहा है। यहाँ तक पानी भर जाता था भाई। ये उतरने का धीरे धीरे है। हैं, ईंट ईंट है। फिर है महान स्नानागार। इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे हैं। महान स्नानागार, वो बात तो सही है, लेकिन ये क्या काम आते थे? ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ भी लोग रहते होंगे हैं हजारों साल पहले। तगड़ी डिजाइन से बनाया है। इसका पानी तारकोल का चढ़ाई करी है, इस वजह से पानी नहीं जाता था, रिश्ता नहीं था पानी। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, एक या दो मंजिले। घर के आंगन के चारों ओर, जैसे कि ये आंगन है तो इसके चारों ओर कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था, यानी कि बाथरूम, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं, ये अलग बात है। तो शायद है ना, कुएं हैं ना, कुएं उनका जल स्तर कम होगा शायद, 10-15 हाथ वगैरह हैं, या फिर 6-7 हाथ, देखिए कुआं का जल स्तर होगा। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह जाए। ढलान बहुत ज़रूरी है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले दाएं वर्णित घरों में तुम क्या अंतर देखा देता है? कोई दो अंतर
बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, लेकिन बात तो सही है, ईंटों की चिनाई, लेकिन कर क्यों रहे हैं ये। शायद बचाव के लिए कर रहे होंगे। ये निपट रही है ना, मेन बात तो ये है। चलो आगे चलते हैं। ऐसी होती थी चुनाई, यह तो है अब आधुनिकी की है ये तो, लेकिन चिन्ह में ऐसे ही फर्क होता होगा थोड़ा बहुत, और क्या। उस समय थोड़ा बहुत कम होगा, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमत चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक जो मोहरों पर जो लिखते ही थे, और शायद उन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी कि नष्ट हो गई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे। देखिए ये तो है नालियाँ। रिपट कैसे गई है, अब वही काफ़ी दिन हो जाता है ना, तो मिट्टी आ जाती है ऊपर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मिट्टी आ गई ऊपर, दब गई है। काफ़ी दिन हो जाते हैं जब आंधी वगैरह नदी वगैरह आती है ना तब। ये जो चुनाई करी है ना, इसका प्रयोग अब भी किया जाता है, लेकिन ये अलग दीवार छाड़ दी इन्होंने यहाँ से, और ये अलग है, ये नाली है। ईंट काफ़ी बड़ी थी भाई, देखिए ईंट गारा से बनाई जाती थी ये, चौड़ी चौड़ी। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, है ना। शायद उन चीज़ों पर भी लिखते थे तो बच नहीं पाई। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया पढ़ने। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोग वस्तु लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। वही एक किस्से कहानियाँ ही था टाइम पास का जरिया, जैसे कि नाटक वगैरह कर लिए हैं, या फिर आपस में बोलना बतलाना। यहाँ पर बैठ के दो पाँच जने बात करने लगे, किस्से कहानी कहने लगे। भाई उस समय मोबाइल टीवी वगैरह था तो थे नहीं, और आजकल के अगर बूढ़े बड़ों को देखें तो वो ये मोबाइल वगैरह को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं आपस में बोलना बतलाना, उठ बैठना आपस में बैठ के। यहाँ पर कहीं जा रहे हैं तो साथ साथ जा रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन। खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मरकट जैसे गाँव में रहते थे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर,
इस मोहर के ऊपर चिन्ह पर एक खास लिपि में उपमध्य में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। प्राचीनतम उदाहरण है ये लेखन का। इसका पता नहीं है भाई इसका क्या अर्थ है। इसमें एक मात्रा है ना, 3 ऐसी, लेकिन कोला है, इसमें भारी है। विद्वान ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका क्या अर्थ है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, पका हैं खिलौने। आँख तक मांडिए भाई, ये तो गेंडा लग रहा है। ये कुआं है। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं होता था, कुआं कम ही होता था। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाँट और फलक है। मन के बाँट और फलक है। ऊपर पत्थर के बाँट देखो, पत्थर के बाँट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, इनमें से कई कॉर्नीलियन पत्थरों से बनाए गए थे। कॉर्नीलियन पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, धारदार फलक पत्थर के हैं ये। कौन से? मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये पत्थर के फलक। जब ये लंबा पत्थर तो टूट जाता है ना, मजबूत होगा ये। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से कढ़ाईदारी वस्त्र है ना, कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कढ़ाईदार वस्त्र, ये कोई संत वगैरह लग रहा है। ये तो है कालीन पत्थरों से बनाए गए थे। इनमें से कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। कार्नियल पत्थरों, कार्निलियन पत्थरों। ये फलक है, पत्थरों को काट कर तराश कर मन के बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर मालूम। पत्थर के धारदार फलक ये, और ये चट पत्थर से बनाया गया। कॉर्नेलियन पत्थरों से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। यह आयताकार पृष्ठ 25 मोहरों पर शामिल जानवरों के चित्र मिलते हैं। पत्थर की मोहर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। प्रश्न 6, अध्याय 2। तुमने जिन कामों के बारे में पढ़ा था, क्या वहाँ भी दांतों का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने? 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से
कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। दोबारा देख। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, यहाँ फिर हड़प्पा, यहाँ फिर कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी या फेंस से बनी तगलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फेंस बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दिखाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये फैंसी क्वेश्चन आ चुका है, फैंस वाला। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन पेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। पेंस से मन के चूड़ियाँ, वालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दोबारा देख ले। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस गोंद मिलाकर। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं। गैस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी हड़प्पा में, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिमी एशियाई देश ओमान। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाने जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तांबे बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नहीं, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? टिन।
कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टेन 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 कहाँ से आयात करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, है ना। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। दोबारा, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ईरान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, आधुनिक कर्नाटक। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात है, ईरान है, अफगानिस्तान। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मोर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। गाड़ी है, यहाँ आगे बैल वगैरह लगते थे। आगे बैलगाड़ा बोल सकते हैं इसको, गाड़ा, गाड़ा। जहाज है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें याद नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ये बताइए, कांसा बनाने के लिए किन किन का प्रयोग किया जाता है? तांबा प्लस टिन। टिन का आयात ईरान अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान अफगानिस्तान से। राजस्थान से तांबे का। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों। किसान और चरवाहों। एक मिनट। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खानों के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। बताइए निम्न में से हड़प्पा वासी किन से परिचित थे, किन से नहीं थे? गेहूँ है, जौ है, दालें हैं, मटर भी है, चावल, तिल, सरसों। आई बात समझ में? गन्ना नहीं है, मक्का नहीं है। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल प्राचीन काल से उगाया जा रहा है, और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने बने हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर इससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर जो बेरली वगैरह में आते हैं, फलों को इकट्ठा करते थे।
मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हल्का खिलौना है। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इससे पहले कुछ रहा हो, रह गया हो, उनको देख लेते हैं। ये एक मोर है ना। बहुमूल्य पत्र का गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। कच्चे माल की खोज। ठीक। फेंस। फेंस बनना होता है भाई साहब बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आगे चलते हैं। ये घड़ी घर है भाई, ये देखिए खंडर हो गया अब तो। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्चे इलाके में खदीर वेद के इलाके धोलावीरी नगर बसा था। कच्चे इलाके में खदीर वेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। खदीर वेद, जब ये क्या है, नदी है। खदीर वेद के किनारे नदी है। धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। धोलावीरा, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को समतल लकड़ी में चढ़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। इन अभिलेखों को समतल लकड़ी में चढ़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बताइए कि हड़प्पा के लेख कहाँ पाए जाते हैं। मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता। दोबारा, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। चढ़ाया और उतारा जाता हुआ।
यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ समय मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैराक मन के भी यहाँ मिले हैं। अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। पत्थर के टुकड़े यानी आधे बने हुए मन के, यहाँ पर मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले। कहाँ कहाँ की बात है? ये बात है इसकी। अरे यार अभी तो था, क्या नाम है? लोथल। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। साबरमती की एक उपनदी है ना, इसके किनारे पर बसा था लोथल। और कच्चा माल क्या मिलता था? कीमती पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों की महत्वपूर्ण था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनके छाप मिले हैं। कोई दिक्कत? संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेकिन मुहर भाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? एक मिनट। लगभग 3900 साल पहले सभ्यता का अंत का कारण पूछता है वो। जो सभ्यता का अंत के कारण में वो देता है। सभ्यता का अंत का कारण था ये शानदार ऑप्शन होते हैं और शानदार ऑप्शन से क्वेश्चन टफ पड़ता है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक 3900 साल पहले लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेकिन मुहर भाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बात तो सही है भाई। जैसे कि ये एक इलाका है भाई, यहाँ के लोग दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि अकाल वगैरह पड़ गया या फिर नदी में पानी सूख गया या फिर नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, ठीक है ना, तो ये दूसरी जगह जा सकते हैं, यहाँ आके फंस सकते हैं। लेकिन भाई ये थोड़ी है कि जो आसपास के वो सारे क्षेत्र हैं जो सभी ही समाप्त हो जाएं। इसका पता नहीं चल रहा है। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। 1400 साल बाद
ये पाठ हो चुका है भैया, लेकिन कुछ छूट गया। वो फेंस, ये क्वेश्चन आ चुका है। फेंस कहते हैं सभ्यता का अंत 3900 साल पहले। लोथल का बंदरगाह है। लोथल का बंदरगाह है। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे, लोथल का बंदरगाह है। आगे चलते हैं। चौदह सौ साल बाद तुमने अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। लोथल से मोहनजोदड़ो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। आओ याद करें। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। स्रोत मिले हैं भाई कपड़े के, इस वजह से। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तांबा कहाँ से लाया जाता था। राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टिन टिन बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान। टिन गुजरात। देखें क्या दो बार है। तांबा तो सही है, सोना भी सही है। टिन 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 बहुमूल्य पत्थर। अब बहुमूल्य पत्थर ये अफगानिस्तान से सही है। टिन की बात है, टिन देख ले। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को समय लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लिए मोर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ये एरिया देख, ये तांबा। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात राजस्थान से, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। किसका। टिन का। ईरान और अफगानिस्तान है। सोने का आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात है। हुआ ना गलत। बहुमूल्य पत्थर का आयात, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से और सोने का आयात कर्नाटक से और टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से। फिर आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है, यानी राजस्थान और ओमान तांबे का। टिन का ईरान अफगानिस्तान, सोने का कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टिन टिन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात है। हड़प्पा के लोगों के लिए धातु लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा, ये क्वेश्चन आ चुका है। टेराकोटा किसे कहते हैं। से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आते होंगे। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। उपयोगी शब्द है नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। नगर
किसे कहते हैं, नगर दुर्ग किसे कहते हैं, है ना। लिपिक, मोर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा? नहीं नहीं, मिलता जुलता ही था। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। मेहरगढ़। भाई पुरानी बहुत हवेली थी एक। हवेली तो बाद में बनी है, पहले बने हैं गढ़। गढ़ से भी पुराना है इमारत, कोई बस्ती, सभ्यता। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले, और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, और गंगा नदी में नगरों का आरंभ हुआ है 2700 साल पहले। ठीक है ना, 2700 साल पहले गंगा नदी के आसपास। और नगरों का आरंभ लगभग जैसे कि सिंधु सभ्यता वगैरह, हड़प्पा सभ्यता है ना, उनमें 4700 साल पहले। कपास की खेती 7,000 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है। मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की गई थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कश्मीर में नहीं है मेहरगढ़, आई बात समझ में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शायद। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले, जब 7,000, 4700, 3900, 2500। ये पार्ट है भाई। चौदह सौ साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उनतालीस सौ साल पहले पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। लोथल का सूक्ष्म निरीक्षण है हड़प्पाकालीन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। राजस्थान और ओमान से भी। तांबा और टिन का ईरान अफगानिस्तान, सोने का कर्नाटक, गुजरात, बहुल पत्थर का गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। गुजरात दिया था उसमें। अगर ईरान और अफगानिस्तान है तो वो भी कर सकते हैं अपन। आई बात समझ में? सही है। कच्चे माल की खोज, फेंस। नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। लोथल
मेरगढ़ यहाँ है कहीं यहाँ। हड़प्पा की कहानी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।